नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल आर्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी जापान की 4 दिवसीय यात्रा के लिए टोक्यो पहुंचे हैं। दरअसल ये यात्रा काफी खास भी मानी जा रही है। इस दौरान वे जापान के सब डिफेंस फोर्स के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और साथ ही द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले महीने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति यानी कि जियोपॉलिटिक्स स्थिति के कारण भारतीय वायुसेना को कम समय में तीव्र और छोटी अवधि के अभियानों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। दरअसल फिर से एक नई अपडेट आ रही है एलएसी से। भारतीय सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलिता ने कहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से कर रहा है। इसके साथ ही चीनी सेना सीमाओं के पास अपनी क्षमताओं को भी बढ़ा रही है। हालांकि कलिता जी ने कहा कि भारतीय पक्ष सीमा पर उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सीमा के पास भारतीय सेना भी अपने बुनियादी ढांचों और क्षमताओं को लगातार विकसित कर रहा है। ऐसे में भारत को यहाँ पर और तीखी और पैनी नजर बना के रखनी होगी, क्योंकि ये चीन की एक और नई चाल हो सकती है। अगली अपडेट भी चीन को लेकर आ रही है। लद्दाख गतिरोध को अब तीसरा साल लगने वाला है। हालांकि ऐसे में टॉप जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि चीन से फिर किसी लड़ाई की संभावना नहीं देखता है। हालांकि उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि अगर बीजिंग की तरफ से तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो भारत परिणाम की चिंता किए बिना ताकतवर जवाब देगा, यानी कि मस्कुलर रिस्पॉन्स भारत देगा। इसके अलावा इन शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों या फिर अगले कुछ सालों में यह तनाव दोनों देशों के बीच किसी संघर्ष में बदल सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी तरीके के युद्ध या फिर संघर्ष की संभावना तो नहीं देखते, जैसे कि पहले गलवान में हुआ था। भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है और चीन सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ हम अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि गलवान में हम पूरी बहादुरी के साथ लड़े और चीन को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन चीनियों ने ये तो महसूस कर लिया कि भारत पीछे नहीं हटेगा। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अभी पैंगोंग के दोनों किनारों गलवान घाटी और गोगरा पोस्ट में डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन डेप्सांग प्लेन्स और डैमचौक के मुद्दे पर अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है और गतिरोध पहले की तरह जस का तस बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि डेप्सांग प्लेन्स पर बातचीत जारी रहेगी और इसका मकसद अप्रैल 2020 की यथास्थिति को सुनिश्चित करना है, जिसमें न केवल सैनिकों को हटाया जाएगा बल्कि पूरी तरीके से डीएक्सिलेशन किया जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि भारत और चीन दोनों को अपने 40,000 से भी अधिक उन अतिरिक्त सैनिकों को वापस लेना होगा जिन्हें लद्दाख में एलएसी पर तैनात किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की 1 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देववा के साथ मुलाकात भी की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 6 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान किया गया। दोस्तों, किन मुद्दों पर एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ ये भी आप जान लीजिए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच भी भारतीय अध्ययन पर ICCR पीठ की स्थापना के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के बीच भी एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों ही संस्थानों के बीच पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर कार्यक्रम के लिए संयुक्त डिग्री के लिए भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं SJNV लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकार के बीच अरुण 4 यानी कि अरुण 4 के विकास और उसे लागू करने के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगली खबर की बात करते हैं तो फिलीपींस को लेकर आ रही है। दोस्तों, जहाज रोधी ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल करने के लिए भारत के साथ एक समझौते के बाद अब फिलीपींस की सरकार ने HAL की मदद से अपने सैन्य विमानों के बेड़े को अपग्रेड करने में रुचि दिखाई है। बताया जा रहा है कि HAL ने अप्रैल में फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH का निर्यात किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में बहुत कुछ जून में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले फार्डिनांड मार्कोस जूनियर पर भी निर्भर करेगा। दरअसल दोस्तों, फिलीपींस के लिए भी सबसे बड़ा खतरा चीन है, जो कि पश्चिमी फिलीपींस सागर पर फिलीपींस की संप्रभुता को चुनौती देता है, क्योंकि फिलीपींस पश्चिमी फिलीपींस सागर को अपना विशिष्ट आर्थिक जोन यानी कि EEZ मानता है, लेकिन चीन चाहता है कि वो दक्षिणी चीनी सागर के हिस्से के रूप में बना रहे, जिस पर वो अपना दावा करता है। इसीलिए फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन की है, क्योंकि दोस्तों ये वही मिसाइल है जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। दोस्तों, अगले अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसैनिक पोत यानी कि INS विक्रांत अपने लंबे समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा है, जिसके बाद ये इस साल के अंत में ऑपरेशनल हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम है कि भारतीय नौसेना अपने MiG-29 के फाइटर जेट्स को बदलना चाहती है। इसीलिए भारतीय नौसेना ने एक अंतर्राष्ट्रीय विक्रेता से 26
मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स यानी कि MRCBF को खरीदने की योजना बनाई है, ताकि आईएनएस विक्रांत के पास मिग के अलावा अन्य स्ट्राइक करने वाले विमान हो। यही नहीं दोस्तों, भारत आईएनएस विक्रांत के बाद आईएनएस विशाल पर भी काम करेगा, जो कि दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा, और उसके डेक को संचालित करने के लिए भी 31 इसी तरीके के एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। इस तरीके से ये जो अधिग्रहण होगा वो 57 फाइटर जेट्स का होगा। दरअसल इस टेंडर के तहत बोइंग और डसॉल्ट है, जिसमें कि बोइंग का FA-18EF सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी राफेल M विमान। बोइंग डिफेंस का कहना है कि सुपर हॉर्नेट एक बेहतरीन विमान है और ये भारतीय नौसेना के 26 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बिल्कुल फिट भी बैठता है, क्योंकि दोस्तों भारतीय नौसेना के टेंडर के मुताबिक 8 ट्विन सीट और केवल 18 सिंगल सीट वेरिएंट की जरूरत है। बोइंग ने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को इसी तरीके से डिजाइन भी किया, जिसमें कि सिंगल सीट F/A-18E है और ट्विन सीट वाला F/A-18F है, जो कि कैरियर डेक से ऑपरेट हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल उठ रहा है राफेल मरीन को लेकर। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि ट्विन सीट सुपर हॉर्नेट के विपरीत ट्विन सीट राफेल मरीन एक एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित नहीं हो सकता है, और इसीलिए भारत इसका अधिग्रहण नहीं कर सकता है, और इस टेंडर से 2 सीटों वाले राफेल को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारतीय नौसेना ने इन सारी संभावनाओं को खारिज कर दिया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि वाहक से यानी कि कैरियर से संचालित करने में असमर्थता के आधार पर ट्विन सीट वाले राफेल को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि भारतीय नौसेना नहीं चाहती कि ये जो टेंडर है वो सिंगल वेंडर सिचुएशन पर पहुंच जाए। वहीं दोस्तों बोइंग का आरोप है कि भारत ने इस टेंडर के तहत जो सबसे कम बोली लगाएगा इन एयरक्राफ्ट की, उसको ही चुनेगा। दरअसल भारतीय नौसेना की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद पूरी तरह से अलग होगी रक्षा मंत्रालय की खरीद प्रक्रिया से, जिससे कि समय भी बचेगा और तुरंत एयरक्राफ्ट का मूल्यांकन भी हो पाएगा। बता दें कि अगले हफ्ते F-18 जो फाइटर जेट है वो भारत आने वाला है अपने परीक्षण करने के लिए, और इस परीक्षण होने के बाद बोइंग और डसॉल्ट एविएशन को अपना एक फाइनल लेटर भेजना होगा कीमत और उपलब्धता का। दरअसल दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के पायलट एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ाएंगे, इसकी जगह रक्षा मंत्रालय इन फाइटर जेट्स का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन और टेक्निकल मूल्यांकन की रिपोर्ट जारी करेगा, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किसे चुना जाएगा। अब अगली खबर आती है दोस्तों भारत के प्रोजेक्ट 75I को लेकर। दरअसल भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि फ्रांस की नेवल ग्रुप प्रोजेक्ट 75I से बाहर हो चुकी है, जिसके पीछे उन्होंने अपने मुद्दे गिनाए हो सकते हैं, लेकिन उनकी ये एक चाल है, यानी कि फ्रांस की ये एक चाल है, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस चाहता है कि भारत उनसे से ज्यादा स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन खरीदे, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की जो सबमरीन डील थी वो कैंसिल हुई। उससे एक बड़ा झटका फ्रांस को लगा और इसकी भरपाई करने के लिए फ्रांस इस तरीके की चाल चल रहा है ताकि इसकी भरपाई की जा सके। वहीं दोस्तों DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार की गई AIP सिस्टम, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम है, लेकिन इस 10 मीटर लंबी AIP मॉडल को अभी पनडुब्बियों में इंस्टॉल करना और उनका पानी के नीचे ट्रायल करना बाकी है, जो एक जटिल प्रक्रिया के साथ साथ एक लंबा समय भी लेगा। ऐसे में ये सुझाव दिया जा रहा है कि किसी इंडियन यानी कि भारतीय स्ट्रेटेजिक पार्टनर और DRDO को किसी विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी के साथ P75I प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना होगा, जो कि स्वदेशी AIP सिस्टम को इन पनडुब्बियों में लगाएगा और साथ ही उनका टेस्ट भी करेगा। अगर दोस्तों ये AIP सिस्टम समुद्री परीक्षणों में खरी उतरती है तो इस स्वदेशी AIP सिस्टम को सभी P75I सबमरीन्स में तो लगाया जाएगा, साथ ही जो हमारी पुरानी सबमरीन्स है उनमें भी इन्हें रेट्रोफिटेड किया जाएगा। दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म स्कंदा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि वे 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके तहत हेलीकॉप्टर्स के लिए गियरबॉक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी हैदराबाद में, जो कि भारत की पहली कंपनी होगी जो हेलीकॉप्टर्स के गियर्स और उनके गियरबॉक्स को बनाएगी। वर्तमान में गियरबॉक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। दोस्तों भारतीय नौसेना की टीम सेशल्स की कोस्ट गार्ड को कोस्ट गार्ड रडार सिस्टम और उससे जुड़े जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी ट्रेनिंग देगी, जिन्हें हाल ही में भारत ने उन्हें दिया है, जिसमें कि भारत ने 3 सेरेमोनियल गन और 500 राउंड एमुनेशन, इसके अलावा वेव राइडर बोट भी सेशल्स को दिया। भारत इन नए रडार इक्विपमेंट पर सेशल्स की कोस्ट गार्ड को पूरी तरीके से अवगत कराएगा, ताकि सेशल्स के कोस्ट गार्ड इनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकेंगे कोस्टल सर्विलांस के लिए। अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय सेना ने एक MOU पर साइन किया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके तहत ये यूनिवर्सिटी वॉर गेम रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर तैयार करेगी दिल्ली में, जिसमें कि भारतीय सेना के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन वॉर गेम की, जिसे कि काउंटर टेरर ऑपरेशन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया।
बता दें कि इस लेबोरेटरी को टेक महिंद्रा बनाएगी और भारतीय सेना इस यूनिवर्सिटी को डेटा उपलब्ध कराएगी ताकि वे उसी तरीके के मॉडल बैकग्राउंड्स को बना सके जिसमें कि सैनिकों को वर्चुअली ट्रेन करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।